हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी बुक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होना श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। इस क्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से जान लेते हैं। इसमें हम ग्लूकोज कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा ये 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है बाह्य श्वसन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है, अर्थात गैसों को अंदर लंग्स तक ले जाया जाता है और लंग्स से बाहर निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट है गैसों का शरीर में परिवहन, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। इसमें लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वह ब्लड में कैसे प्रवाहित होती है के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट है आंतरिक श्वसन। इसमें हम जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके माध्यम से हम जानेंगे कि जो आंतरिक श्वसन है किस प्रकार होता है। आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं बाह्य श्वसन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। अर्थात जो ऑक्सीजन होती है वह हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निष्कासित होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इस क्रिया में स्टूडेंट्स जो हम वायु से गैसों का आदान प्रदान करते हैं वह इस प्रकार है। जब हम वायु से श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब हम लंग्स से वापस श्वास छोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं जो ऑक्सीजन का हम श्वास द्वारा जब हम ग्रहण करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह 78% होती है और ऑक्सीजन 20% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जल वाष्प 0.5% होता है। और जब हम सांस लेने के बाद सांस को छोड़ते हैं तो उसके बाद जो हमारा गैसों का प्रतिशत रहता है वह इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% जो कि तो बनी रहती है, और ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और जल वाष्प 6.5%।
आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सांस के रूप में जो हम गैस छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा होती है, 4% होती है, और जल वाष्प की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसमें नाइट्रोजन की जो अवस्था होती है वह जो कि तो बनी रहती है, अर्थात नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिर है और ये श्वसन के दौरान हमारे शरीर में कंटिन्यू सांस लेने और सांस छोड़ने में इस पर कोई प्रभाव या इसकी मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है गैसों का शरीर में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक वापस आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वह ब्लड करता है। यदि हम कहें तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यदि हम ये कहें कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो वह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में यह एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन होता है। इसके केंद्र में लोहे परमाणु की उपस्थिति होती है। आइए हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार होता है। जो लंग्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कारण हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रेजेंट रहती है और यह ब्लड की प्रत्येक सेल्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये क्रिया हीमोग्लोबिन के कारण संभव होती है। जो हीमोग्लोबिन है इसी के कारण ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। लास्ट है आंतरिक श्वसन, जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। जान लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज या अर्थात आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जो कोशिकीय श्वसन होता है ये आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज अर्थात आदान प्रदान द्वारा कोशिकाओं में होता है, इसी को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन और
ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इनके विषय में हम आगे जानते हैं। स्टूडेंट्स, अनॉक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन से पहले हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर होता है वह आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वह इस प्रकार है। इसमें लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य जो इस सेल्स का मुख्य पार्ट होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और राइबोसोम्स, न्यूक्लियस और सेल। ये जो सेल है ये इसके कोशिकांग हैं जो साइड में दिखाई दे रहे हैं। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस, ये सेल्स के कोशिकांग होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। जो सेल्स होता है उसके ये दो मुख्य पार्ट्स अर्थात अंग होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। इनके द्वारा जो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन है वह संपन्न होता है। आइए जान लेते हैं अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन के बारे में। स्टूडेंट्स, जो अनॉक्सी श्वसन होता है जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये कैसे होता है देख लेते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। इक्वेशन से जान लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है वह पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा। ये जो इक्वेशन है इससे आप समझिए जो ग्लूकोज होती है वह पायरुविक एसिड और ATP अर्थात ऊर्जा इनमें कन्वर्ट हो जाती है और ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं ऑक्सीश्वसन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीश्वसन यह वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। इसे ग्लाइकोसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसे भी एक इक्वेशन के माध्यम से जान लेते हैं। इक्वेशन है ग्लूकोज की हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और 36 ATP अर्थात का बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा ATP के रूप में होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कुल जो ऊर्जा होती है वह होती है 2 + 36 = 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है अर्थात 38 ATP ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीश्वसन होता है उसे हम
क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र ऑक्सीश्वसन का दूसरा नाम होता है। इस प्रकार अनॉक्सी और ऑक्सीश्वसन में हम भेद प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य के सांस लेने की जो दर होती है वह 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है और मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है उसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्रकार हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वह कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार नए नए टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।